हाय एवरीवन। जीएस के 75 डेज हार्ड चैलेंज में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा डे 8 है वो है पॉलिटी की क्विज से रिलेटेड। तो आज हम फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे और पॉलिटी के वो क्वेश्चंस जानेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम्स में आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स में के लिए ही नहीं, बाकी अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई और एग्जाम स्टेट एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपकी जीएस आती है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अपने सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको हर रोज़ निकालने हैं और आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। मार्क्स बिलोंग्ड टू। कार्ल मार्क्स के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा और काफ़ी बार आप सुनते भी होंगे, हमारे देश में भी काफ़ी बार सुनते होंगे। लेनिन और मार्क्स, जो ये कार्ल मार्क्स हैं, उनका देश किस देश से संबंध है ये यहाँ पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर आंसर है जर्मनी। देखो, जर्मनी में 1800 के आसपास उनका जन्म हुआ था और वो एक बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। और मेन जो उनके बारे में जो बात है, उनकी जो विचारधारा थी वो कम्युनिस्ट विचारधारा थी। जो आज हमारे देश में कम्युनिस्ट रिलेटेड बात होती रहती है, तो उसमें जैसे कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन है, या पता नहीं जो भी है, लेनिन है, उनका नाम आता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे तो मार्क्स कहाँ कौन से देश से संबंध रखते थे, तो वो आएगा जर्मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भाई, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टीज या जुडिशरी। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें एक आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 भी एक सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है, जो बोलते हैं जिसको हिंदी में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ठीक है, कि भाई अगर स्टेट, आपके स्टेट इन द सेंस में लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है या किसी तरीके से उसमें कुछ अमेंडमेंट ऐसा करता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उससे बचाने के लिए जुडिशरी आपके वहाँ प्रेजेंट है। जुडिशरी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्ट जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हमारा क्या है कि रिट इशू कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का तो हनन होने से बचता है। ऐसे ही अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आपका, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है। ठीक है, तो अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अच्छा, जो आर्टिकल 32 था उसको आपका जो बोलते हैं ना, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है, या सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न्ड विद। सरकारिया जो कमीशन है, ये इसमें गलत लिखा है सर, सरकारिया है यहाँ पे, सरकारिया आप कर लेना, ठीक है ना। सरकारिया एक कमीशन था, एक कमेटी थी जिसको गठित करा गया था किस चीज के सुधार के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स या सेंट्रल स्टेट रिलेशंस सुधारने के लिए। तो इसका आंसर आएगा सेंटर स्टेट रिलेशंस को सुधारने के लिए, या उनके बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए, या फिर भाई पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मान लो भाई सेंटर को बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड पावर दे दी, स्टेट के पास नहीं है तो स्टेट कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो अपने जो अधिकार हैं, जो उनके पास पावर होनी चाहिए उनके लिए भी वो बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनके बीच पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके लिए सरकारी कमीशन बनाया गया था। इसमें जैसे एक मेन पॉइंट ये भी है कि भाई गवर्नर कैसे मतलब चूज़ करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो वो भी इसमें सरकारी कमीशन में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ टू एड्रेस हिज और हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। भाई, अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष। वो, अच्छा, आपके ऑप्शंस हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो इसका आंसर है भाई, जो स्पीकर है वो डेप्यूटी स्पीकर को, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों के केस में क्या है, ये आपस में करते हैं। भाई, स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देगा? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देगा? आपके स्पीकर को। तो ये आप याद रख सकते हैं।
ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स, भाई राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या इंडेफिनिटली अनिश्चित काल के लिए? तो ये अनिश्चित काल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, फिर आपके डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह गया? इलेक्शंस तो ऐसे कभी हो ही नहीं पाएंगे। जैसे भाई इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी, तो वो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन वो कैसे है, एक बार अगर आपने अध्यादेश जारी कर दिया, मतलब राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, तो दो जो पार्लियामेंट्री सेशंस हैं, जनरली इतना लंबा गैप होता नहीं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन गया है 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप हो सकता है, मैक्स, उसके ज़्यादा नहीं हो सकता। आपको एक पार्लियामेंट्री सिटिंग बिठानी ही पड़ेगी किसी न किसी हाल में। तो 6 महीने, अगर मान लो वही राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस इशू करा, मान लो आज हमारा पार्लियामेंट्री सेशन खत्म हुआ और कल ही उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, तो मैक्सिमम 6 महीने गैप है, तो वो 6 महीने तक ही प्रभावी रह सकता है। फिर जब दोबारा मीटिंग होगी 6 महीने बाद, तो भी 6 वीक्स का टाइम मिलता है पार्लियामेंट को, कि अगर उनको फर्दर बढ़ाना है, ये अध्यादेश फिर से जारी करना है राष्ट्रपति को, उसको वैलिड करना है, या इमरजेंसी केसेस में उसको और बढ़ाना है इमरजेंसी को, तो उनके पास 6 हफ्तों का टाइम होता है कि वो उसको फिर से पास करें। तो मैक्सिमम अगर जनरली जो बोला जाए तो वो बोला जाता है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बेस्ट है हमारा 6 मंथ्स। जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, भाई जुडिशियल रिव्यू भाई किस चीज पे आधारित है भारतीय संविधान में? वो आधारित है रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, या प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशंस। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो हमारे है नहीं, ये कहाँ है? अगर आप याद रखें तो ये यूएस में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारे है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो इसका आंसर आएगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आंसर ये क्यों है? क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, वो वैसे तो देखो पार्लियामेंट की जो भी कार्यकारी जो भी कार्य चलता रहता है उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका कोई भी लॉ बिना पार्लियामेंट या अनपार्लियामेंट्री तरीके से लेजिस्लेट किया गया है, तो उसको रिव्यू के लिए कोई भी आपकी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, और अगर उसमें कुछ फंडामेंटल खामियां हैं जो नहीं होनी चाहिए, अगर वो हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड भी कर सकता है, ठीक, या स्टे भी लगा सकता है। मैं एक एग्जांपल दे के बता देता हूं आपको। जैसे कि आपका जो आर्टिकल 370 था, जब बीजेपी गवर्नमेंट 2019 में लेके आई, तब उसके लिए भी हमारा जो ओपोजिशन है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो फॉलो नहीं किया गया, इसलिए इसको इनवैलिड करार करके आर्टिकल 370 को एज इट इज रहने देना चाहिए। लेकिन देखो वैसे कितनी दुखद बात है कि कोई एक अच्छा डिसीजन है, देखो बुरा डिसीजन है, डेफिनेटली अपोजिशन है ही उस चीज़ के लिए कि भी उसको अपोज करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, लेकिन हमारी अपोजिशन चाहे वो कोई भी पार्टी की हो, स्पेशली जो अभी है, उसका यही काम है कि कोई भी डिसीजन लिया गया हो उसको चैलेंज करना और उसको अपोज करना। तो मेनली आपका सुप्रीम कोर्ट का आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में पता चल गया होगा। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन, संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य कब पूरा हुआ? तो आपके पास डेट्स है 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1949। पहली बात तो 30 का कोई रोल नहीं है इसमें, आपका जो रोल है वो है 26 नवंबर 1949। उसको आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो गया था, और उस दिन आपके जो बाकी जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट थे उन्होंने साइन कर दिए थे, और कुछ पॉइंट्स या पार्ट्स उसी दिन से इनेक्ट हो गए, इनेक्ट मतलब लागू हो गए, और बाकी कंप्लीट 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। इस दिन क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे, मतलब गणतंत्र दिवस। लेकिन 26 नवंबर 1949 को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो आप ये याद रख सकते हैं।
इस दिन आपके सारे के सारे जितने भी जो पॉइंट्स थे, जो भी कुछ मेंशन था आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हो गया था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे अंबेडकर जी थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में जाके जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उनको देश का पहला राष्ट्रपति भी बनाया गया। Which innovative discussion process is introduced by the Indian Parliament to the world parliamentary systems? भाई ऐसी बात नहीं है हमने सारी चीज़ें कॉपी की है, हमने कुछ एक आधी चीज़ बनाई भी है, तो उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडियन पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस करी है टू द वर्ल्ड पार्लियामेंटरी सिस्टम्स। क्वेश्चन आवर, 0 आवर, रेजोल्यूशंस, प्रेसिडेंशियल स्पीच। ठीक है, तो क्वेश्चन आवर सब में बहुत जनरली सारी पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में है रेजोल्यूशंस भी हैं, प्रेसिडेंशियल स्पीच भी हैं, लेकिन 0 आवर हमने इंट्रोड्यूस करके दिया है। 0 आवर का क्या मतलब है? 0 आवर, देखो जो क्वेश्चन आवर होता है वो आपको पता हो 11 AM टू 12 PM। 12 PM इतना मतलब है कि 1 घंटा, 1 आवर, 1 घंटे का आपका क्वेश्चन आवर होता है। उसमें जनरली स्पीकर को बताया जाता है कि भाई ये क्वेश्चन है, ये हम उस मिनिस्टर से ऐसे पूछना चाहते हैं, फिर वो स्टार्ट अनस्टार्ट वगैरह ये सिस्टम होता है। लेकिन 0 आवर इंडियन पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है। 0 आवर का मतलब है ये 12 बजे को इन्होंने 0 आवर मान लिया है। ठीक, जैसे रात के 12 बजते हैं ना, तो वो 0 AM हो जाता है, या फिर उसको 12 AM, जो 12 घंटे की घड़ी होती है उसमें 12 AM दिखाता है, मतलब 12 AM होता है, और जो 24 घंटे की घड़ी होती है उसमें सिर्फ 00 ऐसे 00 दिखाता है, क्योंकि उसमें AM PM नहीं होता, तो 24 घंटे चलते रहते हैं। तो वैसे ही इन्होंने दिन के हिसाब को उसको बोल दिया 0 आवर। ठीक, और 0 आवर में होता क्या है, जो पब्लिक मैटर जिसको अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पे, उनको डिस्कशन करने के लिए 0 आवर रखा गया, ताकि उस टाइम पूरे पार्लियामेंट को कोई भी MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ ध्यान केंद्रित करवा सके। इसके लिए प्रायर नोटिस ऑफ स्पीकर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अच्छा, वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करा गया, बस ये इनफॉर्मली अपना यूज़ किया गया है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के जज 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, 65 की में, 62 या 58। तो इसका आंसर है 65 ईयर्स। और हाई कोर्ट के जज कितनी साल की उम्र में आपके रिटायर हो जाते हैं? तो उसका आंसर है 62 ईयर्स। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जो कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, कि पहले जो हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरिंग एज थी वो थी 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स से 62 ईयर्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपकी की गई थी? तो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका काम है। और आज का एक लास्ट क्वेश्चन, बोनस जो क्वेश्चन है वो है, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन दिल्ली? वही नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है, बहुत ही खास जगह हैं, और उन बिल्डिंग्स का जो आर्किटेक्ट है वो कौन था? एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, रॉबर्ट टोर रसल, या एंटोनिन रेमंड? तो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का जो आर्किटेक्ट था वो था हर्बर्ट बेकर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अच्छा, लुटियंस के बारे में आपने लुटियंस लेन वगैरह ऐसा काफ़ी सुनने को मिलता होगा। तो लुटियंस था, कौन था? उन्होंने जो न्यू दिल्ली का एरिया, नई दिल्ली का एरिया है, वो बनाया, प्लस पार्लियामेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि लुटियंस ने क्या किया और हर्बर्ट बेकर ने क्या किया। तो आज का हमारा ये बोनस क्वेश्चन भी यहाँ ख़त्म होता है, और आज की क्विज भी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलो, कल हमारी फिर से मुलाकात होगी नई क्विज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।